न्यूरो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल रंग की ये धमनियां हैं सारी जी। इनमें से कोई एक बड़ी धमनी में अगर क्लॉट आ गया और ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया तो उसकी जो पूर्ति होती है वो आसपास का ब्रेन करता है। और यदि वो चेतावनी चिन्ह आम जनता में लोगों तक पहुंच जाएं तो लकवे के ब्रेन अटैक को हम ठीक कर सकते हैं, टाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो क्लॉट ब्रेन में आया है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक और चीज तो सर, बहुत सारे लोग हैं जिनका इतना कंट्रोल नहीं है जितना आपका है, या बहुत सारे लोगों का होता है कि गोलगप्पे खाने आए, एक बार तो खा सकते हैं महीने में, तो उससे दिक्कत तो नहीं है? खा सकते हैं, एक बार खा सकते खा सकते हैं। एक और, क्योंकि मैं खुद भी खाता हूं। हाँ सर, इतना बाकी हम एक्सरसाइज कर लेंगे बट हाँ। नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है आपके इस आयोजन में। सर धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम सभी लोग जो ये आज देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं कि सर आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो क्या मेडिकल फील्ड से ही रही है? आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर ही थे? किस तरह से रही नहीं, सर? मेरे माता पिता दोनों स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। अच्छा। और मेरी स्कूली शिक्षा रतलाम में हुई। अच्छा। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊं, हालांकि मेरा गणित भी ठीक ठाक था और मैं इंजीनियर भी बनना चाहता था, मगर पिताजी ने बोला कि ये लेना है तो मेडिकल ले लिया। अच्छा, पिताजी ने हाँ, बोला था कि उनके आप इच्छा- मेडिकल में हाँ। गए हो, तो आपका क्या मन था सर? नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं उस इंजीनियरिंग साइड में जाता तो भी अच्छा रहता। मैं इधर हूँ तो मैं इधर बहुत खुश हूँ। तो फिर आप कब आए सर? रतलाम से इंदौर कब आए थे सर? 1970 में एमबीबीएस में दाखिला हुआ इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज। अच्छा, एमजीएम से पढ़े हुए हैं सर। ओके ओके। तो फिर सर ये कब डिसाइड किया आपने कि अब मुझे न्यूरो में जाना है? ये बड़ा मुश्किल है, पर इसकी आरंभिक झलक मेरी रुचियों में देखने लग गई थी। यानी पहला साल हमारा एनाटॉमी का होता है जिसमें हम ग्रेज एनाटॉमी और पढ़ते हैं, तो शरीर के तमाम अंगों के साथ साथ मुझे ब्रेन की एनाटॉमी और नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी शुरू से अच्छी लगती थी और ये पूरे मेडिकल में रहा। फिर जब हम एमबीबीएस फाइनल हो गए, एमडी जब हम कर रहे थे तब भी मुझे न्यूरोलॉजी पसंद था और एमडी खत्म करते करते ये तय हो चुका था कि मैं आगे का जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूरोलॉजी में ही करूँगा। एमडी के बाद मैं 2 साल चौथराम हॉस्पिटल में रहा, वहाँ पर भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने ही शुरू किया। और फिर जब मैं लेक्चरर के रूप में ज्वाइन हुआ 1981 में, तब भी मैं न्यूरोलॉजी यूनिटी देखता था एमवाई में। और फिर 1983 में मैं दिल्ली गया एम्स 3 साल के लिए, वहाँ पर मैंने डीएम न्यूरोलॉजी की डिग्री करी। तो ये रुचि शुरू से आने लग गई थी ब्रेन के प्रति। और पता नहीं क्यों ऐसा होता ना कि जी। ब्रेन का जो सिस्टम है न्यूरो एनाटॉमी वो मेरे व्यक्तित्व के साथ शायद मेल खाती होगी, ऐसा मैं आज पीछे मुड़ के जब देखता हूं तो कह सकता हूं। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो ब्रेन जो होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग पे चलता है, सीरियल थिंकिंग पे चलता है, पैरेलल पे भी चलता है। तो मेरा सोच, मेरा व्यक्तित्व भी कुछ उसी टाइप का है कि लॉजिक के ऊपर, तर्क शास्त्र के ऊपर, सीरियल थिंकिंग के ऊपर, मैथमेटिकल टाइप का थिंकिंग, नर्वस सिस्टम का प्रणाली कुछ कुछ वैसी है और वो मुझे भा गई। मतलब उसमें पेरेंट्स का वो नहीं था दखल? उसमें नहीं था। आपने न्यूरोलॉजिस्ट ठीक था बट आपने न्यूरो सर्जन चूज नहीं किया। हाँ, न्यूरो सर्जरी मैंने नहीं चुना, वो तो पहले ही तय हो गया था जब मैंने एमडी मेडिसिन ज्वाइन किया। अगर वो नहीं करना होता तो मैं एमएस सर्जरी ज्वाइन करता। मुझे शुरू से क्लियर था कि हाथों का हुनर या कौशल, हाथों की सफाई मेरे अंदर नहीं है। मैं बौद्धिक काम ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे कहते थे कि इसके तो काठ के हाथ हैं। अच्छा। तो क्लमजीनेस जिसको कहते हैं। तो आई एम नॉट ए डूअर, आई एम ए थिंकर। तो वो मुझे क्लियर था कि मैं सर्जिकल ब्रांच में नहीं जाऊंगा। और सर आपके परिवार में और कौन कौन डॉक्टर हैं? मेरे पिता और माता टीचर रहे, मेरी बहनें भी टीचर हैं और मेरा बेटा डॉक्टर है और उसने भी बहुत पहले ही तय कर लिया था। अब वो मुझसे कितना प्रभावित है या उसके अंदर स्वयं उसको आया कि मुझे न्यूरोलॉजी में जाना है, पर हाँ, उसने बहुत आरंभ में ही बता दिया था कि मैं भी न्यूरोलॉजी में करूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब उसने एक पत्र में मुझे लिखा था कि आज से इतने साल बाद मैं अपने आप को किस रूप में देखता हूँ। तो यही लिखा था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट रहूंगा और मैं मेरे पापा की हेल्प करूंगा। आपने कभी बोला नहीं था कि मैंने नहीं बोला था, उसने खुद होके लिखा था एक पत्र में।
कि उसने अपनी एमबीबीएस बैच के मित्रों में एक बार लिखा था कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो यही था कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट रहूंगा और मेरे पापा की हेल्प करूंगा। ये उसने उस समय लिखा था। ये उन्होंने खुद ही डिसाइड किया उन्होंने था। खुद डिसाइड किया। और कौन है सर फैमिली में डॉक्टर? इसके बाद मेरी बेटी है, जिसने कि हमें बड़ा गर्वित किया जब नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया प्री पीजी एग्जाम होती है, नीट वगैरह, उसमें शी वाज रैंक 1, टॉप रैंक थी। और उसने रेडियो डायग्नोसिस अर्थात रेडियोलॉजी चुना, बॉम्बे से किया। तो रेडियोलॉजी तो जनरल होता है, मगर फिर वो करने के बाद जब वो कनाडा चली गई तो वहां पर उसने न्यूरो रेडियोलॉजी चुना। तो कहने को मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ कि मेरे अंदर जो जीन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, बड़ी डोमिनेंट जीन है न्यूरोलॉजी की, कि बेटा तो न्यूरोलॉजिस्ट बना ही बना, और बेटी जो रेडियोलॉजी में जा रही थी वो भी घूम फिर के न्यूरो रेडियोलॉजी में ही आ गई। तो पूरा परिवार ही मतलब सर हाँ, इसमें- इसी तरह से। और मैम भी, आपकी वाइफ? मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरी बहू एनेस्थेटिस्ट हैं। और हाँ, अब बहू तो जीन अलग होती है, लेकिन उसने भी एनेस्थीसिया में पेन मेडिसिन चुना, जो कि हमारे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड रहता है। मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, बेटी और दामाद कनाडा में। आई थिंक सभी लोग आपसे इंस्पायर हैं सर। अब मैं कह नहीं सकता इंस्पायर कितने हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ असर तो पड़ता होगा। सर अभी एक चीज जानना चाहते हैं, न्यूरोलॉजी में क्या क्या आता है सर? आता क्या? बिकॉज अभी हो ये रहा है कि बहुत कुछ लोगों को पता ही नहीं कि इसमें आता क्या क्या है। तो अगर आप सर वो बताएं। न्यूरोलॉजी में ब्रेन की बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां आती हैं। मस्तिष्क से जुड़ी हुई इंद्रियां अर्थात आंखें, कान, स्वाद, अंततः सारी इंद्रियों की जानकारी ब्रेन में ही पहुंचती है। इंद्रियों की बीमारियां आती हैं। हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो अंगों को चलायमान करती हैं और अंगों से संवेदनाएं लाती हैं। तो नाड़ियों की, नर्व्स की बीमारियां आती हैं। और मांसपेशियां जो अंगों को चलाती हैं, मसल्स की बीमारियां आती हैं। तो प्रमुख न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में कॉमन अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो एक तो है हेडेक और माइग्रेन, दूसरा है मिर्गी या एपिलेप्सी जिसमें दौरे आते हैं, तीसरा है ब्रेन अटैक, लकवा, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई में रुकावट आने से शरीर में लकवा हो जाता है। इसके बाद आते हैं नाना प्रकार के दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द, नाड़ियों का दर्द, और बहुत तरह के क्रॉनिक पेन जो होते हैं, दीर्घकालिक दर्द इसमें आते हैं। और फिर आती हैं चोटें, हेड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी, उसके कारण लोगों को जो नुकसान हो जाता है। और फिर आते हैं तरह तरह के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, इन्फेक्शन जब हो जाते हैं वो कॉमन है। और फिर आते हैं डीजेनरेटिव बीमारियां। ये बड़ा, इसका कोटा भगवान ने नर्वस सिस्टम को जरा ज्यादा ही दिया है। डीजेनरेशन का मतलब होता है जैसे उम्र के साथ हमारी बॉडी क्षय होने लगती, कमजोर होने लगती, एजिंग होता है सीनियर सिटीजन्स के अंदर। लेकिन कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसी होती है जिसमें तुलनात्मक रूप से यंग एज में ही नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट जल्दी एजिंग होने लगते हैं। उसकी कोई वजह होती है? तो कुछ जगह तो वजह मिलती हैं, कुछ जगह वजह नहीं मिलती। कुछ वजह जेनेटिक होती हैं, कुछ जगह पे मेटाबॉलिक होती हैं, एनवायरमेंटल होती हैं, वातावरण से होती हैं। तो डीजेनरेशन का अर्थ होता है क्षय होना, नष्ट होना। और इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है जो अब बढ़ रही है, क्योंकि हमारे समाज की औसत आयु बढ़ रही है, इतना सोसाइटी एल्डर होती चली जा रही है। तो एक बीमारी का नाम लोगों ने सुना होगा, एल्जीमर रोग, डिमेंशिया, बुद्धि क्षय। तो ये भी एक प्रमुख भूलने की बीमारी, मेमोरी और अन्य बौद्धिक क्षमताएं उसके अंदर कम होने लग जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां सर जैसे आपने बोला कि बुद्धि खत्म हो जाना, याद न रहना, ये कई बार आम बोल चाल में बोला जाता है, मैंने कहीं की रख दी है, वो मिल नहीं रही है, या कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या ये भी एक कुछ है या ये अलग चीज है? भूलना फिजियोलॉजिकल है, हम सब भूलते हैं। लेकिन वो भूलना कहाँ फिजियोलॉजिकल है और कहाँ पैथोलॉजिकल है, ये निर्णय एक डॉक्टर ही करता है। तो कई मरीज, कई व्यक्ति हमारे पास बड़ी चिंता में आते हैं, मेरे को अल्जाइमर रोग तो नहीं हो रहा है। तो हम उनका संक्षिप्त परीक्षण करते हैं और बहुत आसान है, उसको हम डिसाइड कर लेते हैं। या कभी कभी हमको रिपीट परीक्षण करना पड़ता है कि भाई 3 महीने बाद हम एक बार फिर देखेंगे। तो अधिकांश लोगों को तो सांत्वना की जरूरत पड़ती है कि नहीं, इतना भूलना तो नॉर्मल है। अच्छा, ज्यादा उसमें परेशान होने ज्यादा परेशान नहीं। सर अभी आपने बताया न्यूरोलॉजी में क्या क्या आता है, अब अगर आप ये बता दें क्या नहीं आता है? हाँ, तो बहुत सी अवस्थाएं हैं जिनमें कि मरीज गलती से हमारे पास चले आते हैं या गलती से किसी अन्य डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हाँ, दोनों तरफ की गलतियां होती हैं। तो जो बीमारियां न्यूरोलॉजी में नहीं आती हैं उसमें एक सबसे बड़ा समूह है मनोरोग का, साइकियाट्री, साइकोलॉजिकल बीमारियां, मानसिक रोग।
हालांकि मन का अंग भी ब्रेन है, तो ब्रेन की बीमारियों में मन की बीमारियां भी आती हैं, लेकिन दोनों में बड़ा बारीक सा भेद है। जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उसमें यदि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अन्य भागों की हम जांच करें, मशीन से, एक्सरे से, एमआरआई से, सोनोग्राफी से, केमिकल टेस्ट से, तो कई बार प्रायः कोई ना कोई विकृति, कोई ना कोई पैथोलॉजी नजर आ जाती कि हाँ, एमआरआई किया, फला जगह गांठ दिख रही है, ट्यूमर दिख रहा है, ब्रेन अटैक दिख रहा है। मनोरोग जो होते हैं, मानसिक रोग जो होते हैं, उनमें ये सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। कहने का मतलब ये कि रोग तो है ब्रेन के अंदर, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर है और वो किसी रिपोर्ट में नहीं आता। अब उसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा, जैसे डिप्रेशन, मन की उदासी, ये एक मनोरोग है। एंजाइटी, व्यग्रता, बहुत ज्यादा चिंता होना, बहुत ज्यादा टेंशन करना, ये मानसिक रोग में आता है। और न्यूरो से कोई लेना, ये न्यूरो में नहीं आते हैं। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना, आत्महत्या की प्रवृत्ति होना, काम में मन न लगना, रुचि न होना, बहुत ज्यादा व्यग्र होना, बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, बहुत चिंताएं करना, विचारों में उल्टा पुल्टापन होना, बेतरतीब बातें सोचना, शक करना, वहम करना, शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, ये सब मानसिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। और अंततः इनका उद्गम भी ब्रेन में ही होता है, लेकिन इन लोगों का जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो कहीं कोई खराबी नहीं दिखती। ये खराबी केमिकल लेवल पे होती है या न्यूरॉन लेवल पे होती है, लेकिन इनका इलाज अलग डॉक्टर करते हैं, जिनको हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, वो काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो तो एमबीबीएस और एमडी होते हैं, वो दवाई भी लिखते हैं, दवाई का नुस्खा भी लिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्थोपेडिक बीमारियां हैं, जैसे किसी को घुटने का दर्द है, गठिया रोग है, रोमेटोलॉजिकल बीमारियां हैं, तो कई लोग इनको भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बोलते हैं। और एक शब्द मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो हमेशा मेरे मरीजों को बोलता हूँ, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, वो है नस। मेरे को नस की बीमारी है, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अच्छा, तो और मैं हमेशा मरीजों को बोलता हूँ, कृपया नस शब्द मत बोलो। ये बड़ा इम्प्रिसाइज शब्द है और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। नस की बीमारी है, मेरी नस दब रही है, कहीं पे नस दुख रही है, नस चढ़ गई है, दिमाग की नस गल गई है, खराब हो गई है, दब गई है। अब मैं नस के 4-5 शब्द बताता हूँ। एक तो ये जो धमनियां होती हैं, जिसको हम यहाँ नाड़ी में फील करते हैं, पल्स, ये धमनी है, आर्टरी है, लोग इसको नस बोलते हैं। इसके अलावा ये जो आपको हमारे हाथ पे जो नीली नीली शिराएं दिखती हैं, इनको अंग्रेजी में हम वेन बोलते हैं, हिंदी में शिरा बोलते हैं, लोग इनको भी नस बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारे टेंडन्स होते हैं जो हड्डियों से जुड़े रहते हैं, इसको अंग्रेजी में टेंडन बोलते हैं, हिंदी में कंडरा बोलते हैं या लिगामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, लोग इनको भी नस बोलते हैं। मांसपेशियों को भी लोग नस बोलते हैं, किसी की मसल दुख रही है, यहाँ पे जोड़ला आ गया है या कोई मांस खिंचा गई है मांसपेशी, उसको भी लोग नस बोलते हैं। तो नस है क्या सर? है नहीं है? नस कुछ नहीं होती। नस को अगर आपको बोलना है तो आप नर्व बोलिए, उसको हिंदी में नाड़ी बोलिए। तो ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट मैं डील करता हूँ नर्व की बीमारियों से, नाड़ियों की बीमारियों से, लेकिन नस के अलग अलग लोग अलग अलग आते हैं। तो ये जो जोड़ों की और लिगामेंट की और तंतुओं की और मांसपेशियों की बीमारियां हैं, उनमें से बहुत सी न्यूरोलॉजी में नहीं आती हैं। अब सर जैसे बात करते हैं लकवा की, पैरालिसिस किसी एज तक है सीमित? बहुत सारे लोग कई बार बात करते हैं कि इस एज के बाद लकवा आ सकता है, या ये जेनेटिक है या ये किसी को भी आ सकता है, या एक इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं? इस पे अगर आप बात कर पाए सर, क्या है ये, होता क्या है लकवा, कितने तरह का होता है, कैसे होता है, क्या इंडिकेटर होते हैं? लकवा, पक्षाघात, उर्दू में फालिज, ब्रेन अटैक, एक और अंग्रेजी शब्द स्ट्रोक, ये सारे शब्द इन सब का सिनोनिम है, एक दूसरे के कुछ कुछ पर्यायवाची हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में, किसी भी फिजिशियन के रूप में। ब्रेन अटैक या लकवे के बारे में आम जनता को जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये चौथा प्रमुख कारण है देश में मृत्यु का। अच्छा, चौथा। और दूसरा प्रमुख कारण है दीर्घकालिक विकलांगता का, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, या इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर बोलें तो कम्युनिटी बर्डन, सामुदायिक स्वास्थ्य बोझ,
सामुदायिक रूप से अस्वस्थ अवस्था का बोझ ब्रेन अटैक, लकवा, पक्षाघात, फालिज, स्ट्रोक है और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और उसके रीजन है क्यों पता होना चाहिए। जी। एक तो ये कि इसको हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं ये बड़ा लाइफस्टाइल important के द्वारा और अन्य उपचारों के द्वारा, क्योंकि लकवा या ब्रेन अटैक आने की आशंका किन लोगों को अधिक होती है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जो अपना इलाज नहीं करते ठीक से, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको शुगर हो, जो अपना शुगर का ध्यान नहीं रखते, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो और वो अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते, जिनको मोटापा हो, जो व्यायाम नहीं करते हो, जिनकी सिडेंट्री आलसी लाइफ स्टाइल है, मस्त तकिए पे बैठे रहना, सोफे पे काउच पोटैटो बने रहना, इस तरह के लोग, या जो स्मोकिंग करते हैं और शराब बहुत ज्यादा पीते हो, धूम्रपान तंबाकू का सेवन करते हैं, इन लोगों को ब्रेन अटैक या लकवा होने का रिस्क है और इनमें से बहुत सारे कारकों को हम रोक सकते हैं। अच्छा। तो समाज में उस कम्युनिटी बर्डन को हम कम कर सकते हैं। ये पहला मैसेज। ठीक है। दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहूंगा लकवे को लेके वो ये है कि लकवे के चेतावनी चिन्ह सबको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या और indicator यदि होते वो हैं? चेतावनी चिन्ह आम जनता में लोगों तक पहुंच जाएं और लोग समय रहते 2-4 घंटे में इलाज के लिए पहुंच जाएं तो लकवे के ब्रेन अटैक को हम ठीक कर सकते हैं, टाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो क्लॉट ब्रेन में आया है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। अब ये चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं उसका एक फार्मूला है। क्या है? फास्ट, FAST। FAST। F यानी फेस, चेहरे पे तिरछापन आ जाना। Okay. A यानी आर्म एंड लेग, तो अगर एक हाथ या पांव का अचानक कमजोर हो जाना, उठ नहीं पाना। S यानी स्पीच, बोलने में आवाज अटकने लगना। और T यानी टाइम, मतलब हमें समय रहते 2-3 घंटे में किसी ऐसे अस्पताल और ऐसे डॉक्टर पहुंच जाना चाहिए जहां CT स्कैन की सुविधा हो और जहां जरूरत पड़े तो उस जो ब्रेन में क्लॉट आ गया है उसको डिसॉल्व करने का इंजेक्शन तत्काल लगाया जा सके। तो ये सर हॉस्पिटल में रहता है? बिकॉज ये रहता है छोटे तो हॉस्पिटल नहीं, में? छोटे अस्पताल में नहीं। इसके लिए ऐसा अस्पताल हो जहां ICU हो, जहां CT स्कैन और MRI हो और जहां MD मेडिसिन या DM न्यूरोलॉजी डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध हो। इस तरह के अस्पतालों को हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। ब्रेन अटैक के लिए अस्पताल तैयार हैं 24 घंटे। तो ऐसे हॉस्पिटल हर जगह बहुत है, इंदौर में बहुत सारे, जितने भी बड़े अस्पताल हैं इंदौर के आसपास सब रेडी हैं। और होना तो ये चाहिए कि प्रत्येक जिला केंद्र पर जिला अस्पताल शासन का स्ट्रोक रेडी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी आज की तारीख में, लेकिन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का फोकस इस पे होना चाहिए। गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, वो एडवोकेसी के अंतर्गत आता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा कुछ देर में। तो मैं ये बता रहा था दूसरा संदेश। पहला संदेश था कि ब्रेन अटैक या लकवा रोका जा सकता है। दूसरा संदेश था ब्रेन अटैक अगर आ ही गया और कुछ घंटों में पहुंच गए तो उसको टाला जा सकता है। और तीसरा संदेश है पुनर्वास। ये क्या होता है? पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन। जब एक बार आ गया, पैरालिसिस हो गया, तो अगला प्रश्न उठता है कि वो ठीक कैसे होता है? ठीक कैसे होगा? लोग सोचते हैं कि फला ताकत का इंजेक्शन लग जाएगा, फला बोतल ग्लूकोज के लग जाएगी, वो तो 3-4 घंटे में लगना है तो लग जाएगा। वो टाइम निकल गया, उसके बाद अंदर जो मस्तिष्क में नुकसान आ चुका है वो रहेगा, वो नहीं जाता। लेकिन मरीज सब ठीक होते हैं धीमी गति से। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में अधिकांश लोग 50% के करीब ठीक होते हैं लकवे में। और 50% का मतलब ये है कि वो लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। पहले जैसे 100% भले ही रिकवर ना हो, लेकिन अपना काम स्वयं कर पाए। और कुछ लोग तो 50% से ज्यादा भी रिकवर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन। और इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है थेरेपी का, फिजियोथेरेपी, अच्छा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, साइकोथेरेपी। लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। लोग भटकते रहते हैं दवाइयों के लिए। मेरे को कोई ताकत का इंजेक्शन दे दे, कोई बढ़िया टेबलेट खिला दे, कोई टॉनिक पीने को दे दे और मेरे को ताकत आ जाए। इसमें लोग पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और मेहनत नहीं करते। ये 3 संदेश में लकवे को लेके देना चाहता था। तो क्या सर लकवा या पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक जो है ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर छोटा डैमेज है ब्रेन में तो लगभग 100% ठीक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण ब्रेन का कितना इलाका, तो ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल रंग की ये धमनियां हैं सारी जी, इनमें से कोई एक बड़ी धमनी में अगर क्लॉट आ गया और ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया तो उसकी जो पूर्ति होती है वो आसपास का ब्रेन करता है। जो हिस्सा मर गया वो जिंदा नहीं होता। अच्छा, वो दोबारा वहां की न्यूरॉन कोशिकाएं जिंदा नहीं होती, लेकिन
उस कार्य को ब्रेन के पड़ोस के जो टिश्यू हैं वो ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये ट्रांसफर किसी मरीज में कम होता है और किसी में ज्यादा, और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि जो डैमेज का एरिया है वो कि छोटा है कि बड़ा, और दूसरा उस बंदे ने थेरेपी कितनी करी, प्रैक्टिस कितनी करी। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही ट्रांसफर होगा। सर जैसे आपने बताया इसमें जब क्लॉट जम जाता है तो इसका एक ही तरीका होता है, सर्जरी? वो क्लॉट तो रहेगा, वो नहीं निकलता। अच्छा, तो फिर उसकी सर्जरी रेयरली करते हैं। यदि वो हेमरेज हुआ है और एक काफी बड़ा क्लॉट ब्रेन में जगह घेर रहा है और जीवन को खतरा कर रहा है, तो आरंभिक कुछ दिनों में उसको सर्जरी करके क्लॉट को निकाल देते हैं। अदरवाइज वो क्लॉट धीरे धीरे सूखता है। मतलब अगर नहीं भी निकालें क्लॉट तो चलेगा? तो भी कोई नुकसान नहीं। बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जब दिखाते हैं बोलते हैं क्लॉट मीन सर्जरी। नहीं, सर्जरी का रोल लिमिटेड है। लिमिटेड है। मेरे एक रिलेटिव उनके साथ भी हुआ था कि उनको क्लॉट जमा और उनको तुरंत सर्जरी सजेस्ट किया गया। तो ये मैंने पहली बार सुन रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सर्जरी हो। हाँ, सर्जरी करना या ना करना ये प्रत्येक मरीज में अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि बड़ा क्लॉट है, अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, वो बाकी ब्रेन को दबा रहा है, मरीज के जीवन को खतरा है, तो सर्जरी लाइफ सेविंग होती है। और सर दूसरा एक तो ये हो गया, जब दूसरा होता है लकवा पैरालिसिस, जब आप बोल नहीं पाते, वो उसको भी क्या रिकवर किया जा सकता है? और वो उसमें अलग अलग चीजें हैं क्या, किसको किस तरह का पैरालिसिस अटैक आएगा? तो जब लोगों को ब्रेन अटैक आता है और शरीर के आधे अंग में लकवा पड़ता है प्रायः, तो लकवे के सभी मरीजों में से लगभग 25%, एक चौथाई में बोली का लकवा भी हो जाता है। तो मीन्स वो ज्यादा सीरियस होता है क्या? नहीं, ज्यादा विकलांगताकारी होता है। तो एक तरह से लाइफ को डेंजर तो ठीक है, उतना ही है, लेकिन ज्यादा डिसेबलिंग होता है, ज्यादा विकलांगताकारी होता है। क्योंकि हाथ और पांव की कमजोरी के अलावा वो भाषागत क्षमता उनकी प्रभावित होती है, बोलकर अभिव्यक्त करने की क्षमता, और सुनकर समझने की क्षमता, और पढ़कर समझने की क्षमता, और लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता सभी प्रभावित हो जाती हैं। इस अवस्था को अफेजिया बोलते हैं। अफेजिया इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन अटैक, और हिंदी में उसको वाचाघात बोलते हैं। तो 25% मरीजों में ये वाचाघात भी होता है, और उसका इलाज भी दवाइयों से नहीं होता, उसका इलाज भी थेरेपी से होता है। तो जैसे हाथ और पांव की ताकत लाने के लिए फिजियोथेरेपी होती है, भाषागत क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पीच थेरेपी होती है, वाणी चिकित्सा होती है, जो कि मेरी रिसर्च का प्रिय विषय है। तो इसमें सर वापस कितने %? जैसे वही 50%। 50% डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डैमेज था, वही फार्मूला इस पे भी लागू होता है। सर विल पावर का भी रोल होता है? ऑफ कोर्स विल पावर का बहुत रोल होता है, स्पेशली पैरालिसिस टाइप सभी में। तो जब भी ये नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और शरीर में कोई कमियां आती हैं, चाहे ब्रेन अटैक से आए, चाहे हेड इंजरी से आए, चाहे ब्रेन के इन्फेक्शन से आए, किसी भी कारण से नर्वस सिस्टम का काम प्रभावित हुआ है, तो उसकी रिकवरी में थेरेपी और ये जितने भी प्रकार के अभ्यास हैं, यहाँ पर विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपको तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 42 इयर्स, कुछ ऐसे केस हैं सर जिनमें आपको बहुत ही क्रिटिकल थे और ठीक हुए? ऐसे तो बहुत सारे आपको हम जानते हैं, बट अगर ऐसा कोई केस जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव या सीरियस था लेकिन आज वो ठीक है, सर मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे नहीं, ऐसा तो कोई विशेष उदाहरण तो मैं नहीं देना चाहूंगा, पर यह है कि जो मरीज समय पे आ गए, उदाहरण के लिए एक मरीज 2-3 घंटे में पहुंच गया था, और मेरे बेटे निपुण ने जो कि न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ एक विशेष इलाज करता है, वो है ब्रेन की एंजियोप्लास्टी। ब्रेन की आपने हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी सुनी होगी? बिल्कुल सुनी। लेकिन बहुत कम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनमें मेरा पुत्र भी है, वो ब्रेन में एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करते हैं और ब्रेन का क्लॉट खींच के निकालते हैं। तो ऐसे कुछ मरीज जब मेरे निपुण को भेजे और वो कुछ घंटों में पहुंच गए और उनका क्लॉट निकला और वो रिकवर हुए, तो वो मेरे लिए बहुत संतोष का समय होता है। और सर इसमें जो ब्रेन स्ट्रोक या लकवा, इसमें सर्जरी की भूमिका कितनी होती है? या हाँ, तो एक तो ये जो होता है एंजियोप्लास्टी करना, वो एक प्रकार की सर्जरी है। ये नया है कि एंजियोप्लास्टी? ये पिछले 10-20 सालों में ही आया है। अच्छा। नया है। यहाँ से कैथेटर डाल के ब्रेन तक तार पहुंच जाता है और वहाँ सर्जरी करते हैं। कि आई थिंक इंदौर में हर जगह अवेलेबल नहीं है, या बहुत कम जगह, बहुत कम। हाँ। आपने यहाँ पर है सर? इंदौर में हमारे सेंटर पे नहीं, लेकिन मेरा बेटा जहाँ जाता है वहाँ पर और भी कुछ डॉक्टर हैं जो अन्य अस्पतालों में। तो आपके बेटे सर, उनका नाम क्या है? डॉक्टर निपुण पुराणिक, अपोलो विजयनगर में। उनसे कब मिल सकते हैं सर अगर किसी को दिखाना हो? मिल जाए, वो अपोलो अस्पताल में भी मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं। अच्छा। तो और अगर पेशेंट कुछ घंटों में पहुंच जाए तो उनके ट्रीटमेंट से कई मरीजों को लाभ हो सकता है। आप सर्जरी का बोल रहे थे सर, कितना जरूरी? सर्जरी का रोल, एक तो मैंने बताया कि अगर बहुत बड़ा क्लॉट जमा है या ट्यूमर है ब्रेन में, तो वहां सर्जरी होती है। कुछ लोगों को हेड इंजरी के बाद खून जमा हो जाता है ब्रेन की सतह पे, उसमें सर्जरी का रोल है।
कुछ लोगों को दिमाग तक खून पहुंचाने वाली जो धमनी है वो संकरी हो गई है, उसको चौड़ा करने का ऑपरेशन होता है। कुछ लोगों को ब्रेन की धमनियों में फुग्गे बन जाते हैं, छोटे छोटे जो फटते हैं, उनको क्लिप करके या कॉइलिंग करके वो ऑपरेशन होता है। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारे चारों हाथ पांव तक संदेश पहुंचाती है ब्रेन के, अगर उस पर कोई दबाव पड़ रहा है तो उसको रीढ़ की हड्डी को खोल के उस दबाव को हटाने में सर्जरी का रोल है। तो न्यूरो सर्जरी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है न्यूरोलॉजी की, जिसमें कि हम चोट के बाद या ट्यूमर के कारण या कोई दबाव पड़ रहा है, हड्डी खिसक गई है, इन चीजों के द्वारा ठीक करते हैं। सर न्यूरो और स्पाइन इंटरलिंक है एक दूसरे से? स्पाइन, हाँ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में हमारे नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन से निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड ठेठ नीचे तक जाती है। हिंदी में उसको मेरू रज्जू बोलते हैं। और उस स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नाड़ियां निकलती हैं जो दोनों भुजाओं को और पैरों को कंट्रोल करती हैं। तो स्पाइन की बीमारियां भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हालांकि स्पाइन की बीमारियों का इलाज सर्जन भी करते हैं, और स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं। और अगर सर्जरी का रोल नहीं है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट लोग भी करते हैं। तो ये स्पाइन कैसे डिफाइन होगा कि मुझे स्पाइन? ये प्रायः इमेजिंग या एमआरआई के बाद डिसाइड होता है। अच्छा, मतलब एमआरआई का पता चलेगा कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या कि सर्जन के पास जाना है। सर लाइफ स्टाइल का कितना बड़ा रोल है, चाहे पैरालिसिस हो या कोई भी तरह की इस तरह की जो बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल का कितना बड़ा रोल है उसमें? मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। कई बार लोग बोल देते हैं ऐसा ऐसा रहो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी आपने बोला लॉजिकल थिंकिंग होती है, बिकॉज जो जॉब कर रहा है वो माने ना माने, मतलब वो चाहता नहीं है बट उसको स्ट्रेस आ जाता है। बिजनेस कर रहा है उसको स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन क्या है लाइफ स्टाइल में जो कंट्रोल कर सकता है जिससे वो बच जाए इन चीजों से? जिस व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं है वो जीवन में प्रगति नहीं करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो अगर कुछ अचीव करना है तो थोड़े स्ट्रेस तो रखते हैं। अब वो उसकी फिजियोलॉजिकल सीमा कहाँ खत्म होती है और पैथोलॉजिकल कहाँ होती है, वो हर इंसान की अलग अलग होती है। उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, उसके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो जब स्ट्रेस और तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर दुष्परिणाम आते हैं। और उनको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय हैं। उसमें योग है, उसमें ध्यान साधना, मेडिटेशन है। मेडिटेशन की अनेक विधियां हैं, जिसको जो सूट कर जाए। कुछ लोगों के लिए कर्मयोगी है, अगर वो काम कर रहे हैं और उसी में उनको खुशी मिल रही है, तो मेरे लिए तो वही चीज है। मैं किसी ध्यान या साधना या मेडिटेशन पे नहीं जाता। योग मैंने कभी कभी किया है, पर मुझे व्यक्तिगत रूप से उसकी संभाव बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि वो अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ कि हजारों लोगों को उससे लाभ होता है और लोगों को करना चाहिए। पर यदि मैं मेरे कामों से खुश हूँ, मेरे लक्ष्यों से खुश हूँ, कर्मों से, तो मेरे लिए तनाव कम करने का वो एक प्रमुख कारण है। लेकिन लाइफ स्टाइल में और भी चीजें आती हैं तनाव के अलावा। एक तो होता है जीवन की नियमितता। तो नींद का समय नियमित होना चाहिए, सोने का और जागने का, और 7-8 घंटे की नींद पूरी होना चाहिए। नींद की कमी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। तो आज की सोसाइटी स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी होती जा रही है। दूसरा है नींद। सर एक मिनिमम, अगर बहुत सारे लोग उसकी जो फिजियोलॉजिकल रेंज है वो 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक है। अगर औसत पकड़ूंगा मैं 7 घंटा, मतलब मुझे मिनिमम 7 घंटे सोना ही चाहिए। आप उसको 6 घंटे रात में करें, दिन में 1 घंटा कर लें, या रात में इकट्ठा 7 घंटे कर लें, वो अलग बात है। बट 7 घंटे, 7 घंटे। कुछ लोगों को 6 घंटे हो सकती है। नरेंद्र मोदी शायद 4 घंटे सोते होंगे, हम नहीं जानते, पर मुझे नहीं जमता वो। मुझे लगता है कि नहीं, वो फिजियोलॉजिकल नहीं है। तो कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। कुछ लोगों को 8 घंटे आती, कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक तो नींद हुआ। दूसरा है भोजन। हमारे भारतीयों के भोजन में एक तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज्यादा है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। फैट, और खासतौर से जो खराब वाले फैट होते हैं, घी वाले और डालडा टाइप के वनस्पति घी, वो कम होने चाहिए। तेल, वेजिटेबल तेल थोड़े हो सकते हैं। हरी सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए। मिलेट या अन्य अनाज जो होते हैं, उनका महत्व आजकल पहचाना जा रहा है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सलाद, थोड़े बहुत मिल्क प्रोडक्ट। अगर आप वेगन हैं तो आप सोयाबीन और दूसरे ले सकते हैं। तो वीगन होना अच्छी चीज है, मगर जरूरी नहीं है वीगन होना, जरूरी नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि वेजिटेरियन फूड को मैं, एक तो मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी कल्चरल संस्कृति वैसी है, लेकिन अगर नॉनवेज भी लेना है तो उसमें फिश और चिकन तक ठीक है, अंडे का वाइट तक ठीक है। रेड मीट को हम लोग कम पसंद करते हैं हेल्थ की दृष्टि से।
वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। पश्चिमी देशों में एक डाइट है जिसको मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं। ये क्या होती है सर? मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर के आसपास का इलाका, मतलब जिसमें यूनान या ग्रीस और तुर्की और इटली और ये जो देश है, लेबनान, ये देश आते हैं। और वहाँ का जो डाइट है उसमें सी फूड है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स बहुत हैं, सीरियल्स हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन मीट कम है। तो फिश है लेकिन मीट कम है। तो उस तरह के फूड को अच्छा माना जाता है। तो खाने में घी तेल कम हो, फैट कम हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो, फाइबर काफ़ी होना चाहिए। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में नींद हो गया, भोजन हो गया, फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी तो नियमित व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि ऐसी व्यायाम, ऐसा स्पोर्ट, ऐसी गतिविधि जिसमें थोड़ी देर के लिए पसीना आ जाए, थोड़ी देर के लिए चलेगा, आधा घंटा, आधा घंटा, और सप्ताह में करीब 5 दिन। इतनी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए कि आधा घंटा आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से 1.5 गुना होनी चाहिए। यदि आपके नॉर्मल हार्ट रेट 80 रहती तो आपने वो जो एक्टिविटी आधा घंटा कर रहे हैं, पूरे टाइम आपकी हार्ट रेट 120 रहना चाहिए या थोड़ा पसीना आ जाना चाहिए। इतनी एक्टिविटी आप सप्ताह में 5 दिन करें। तो फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, नींद, नियमित लाइफ स्टाइल और ये जो दुर्व्यसन है इनसे दूर रहना। तो तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन, मैं तो शराब को भी बोलूंगा कि उसका भी सेवन न्यूनतम मात्रा में भी हो तो भी वो हानिकारक है। अच्छा, हालांकि लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि एक लिमिटेड मात्रा में ड्रिंक करो, तो मैं उसको एकदम काउंटर तो नहीं करूंगा, मगर मैं अगेन वहां पर मेरी पर्सनल बायस आ जाती है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं, और इसके ऊपर है एविडेंस है कि शराब की न्यून मात्रा भी अच्छी नहीं होती स्वास्थ्य के लिए, कम से कम उसका कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए ड्रिंक करते, बोले नहीं वो बोला जाता है हाँ कि उससे थोड़ा फायदा होगा, नहीं वो गलत है, गलत है, वो गलत है। हाँ ठीक है, अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तो आपको शायद ज्यादा नुकसान ना हो, बट नुकसान तो है, नुकसान थोड़ा तो है। तो दुर्व्यसनों से दूर रहना ये लाइफ स्टाइल में आता है। और टेंशन वाली बात हो गई। और लाइफ स्टाइल में आता है अच्छी सोहबत। ये क्या होता है सर? अच्छी कंपनी, गुड कंपनी है ना, अच्छे जो जिंदा दिल लोग हों, खुशनुमा लोग हों, जिनके साथ आप ठहाका लगा के हंसें, आपकी कोई हॉबी हो जो आप शेयर करते हो, आप प्रकृति में ज्यादा जाते हो, तो कुछ ना कुछ अच्छी हॉबी हो, अच्छी संगत के साथ हो। ये भी लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सर आपकी एज के हिसाब से आप बड़े फिट लग रहे हैं, मतलब आपसे इतनी देर बात की, पहले भी हम मिले थे। आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? कुछ तो ये ईश्वर की देन होती है जी। हमें कोई मुगालता या घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं मेरी अच्छी हेल्थ के लिए। जी सर। तो ये अपनी डेस्टिनी है, ईश्वर की देन है, माता पिता से प्राप्त जीन्स हैं, संस्कार हैं। तो माता पिता से हमको जीन्स भी मिलती हैं और संस्कार भी मिलते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं, जेनेटिक और एपिजेनेटिक दोनों चीजें मिलती हैं। और यही सारी चीजें जो मैंने बोली कि मैं किसी प्रकार के दुर्व्यसन में नहीं हूँ, मैं जहाँ तक संभव हो हेल्दी फूड लेता हूँ। हालांकि मुझे शौक है अनहेल्दी फूड खाने का या सर हफ्ते में एक आध बार खा सकते हैं बाहर? हाँ, नहीं, सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में। मेरी पत्नी मेरे ऊपर कठोर नियंत्रण रखती हैं, मेरे बेटा बहू बहुत कॉन्शियस हैं। तो एक परिवार में जो वातावरण है उससे फर्क पड़ता है कि यदि आपके फैमिली के मेंबर नहीं खा रहे और आप खा रहे हैं तो आपको अपने ऊपर रोक लगाना पड़ती है। और मैं नियमित व्यायाम करता हूँ, जिम है हमारे घर पे बना हुआ, हमारा एक इंस्ट्रक्टर आता है सप्ताह में 5 दिन, मैं 10,000 स्टेप प्रतिदिन कम से कम पूरे कर लेता हूँ वॉकिंग के अंतर्गत। और एक कुछ चीज होती है जो हमें मन से खुश रखती है, जो क्योंकि ऐसा कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ आपकी मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए। मेंटल फिटनेस में एक तो है मेरी रीडिंग की हैबिट, मुझे पढ़ना फिट रखता है बौद्धिक रूप से। दूसरा है जीवन के अंदर कुछ ना कुछ लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य कई तरह के होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, लघुकालिक होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। लोग क्या होता है बड़े बड़े सपने देखते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन एक रेट रेस में, अंधी रेस में भागते चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता और देखते ही देखते उनका जीवन निकल जाता है। ठीक है, आप लंबे लक्ष्य भी रखो, उसके लिए प्लानिंग भी बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ लघु अवधि के छोटे छोटे लक्ष्य भी होना चाहिए, क्योंकि उनको तो आप पा सकते हैं और उनको पाने से जो खुशी मिलती है वो आपको मेंटली फिट रखती है।
एक और चीज था सर, बहुत सारे लोग हैं जिनका इतना कंट्रोल नहीं है जितना आपका है, या एक बहुत सारे लोगों का होता है कि वीक में एक दिन तो बाहर खाना ही खाना है, और कुछ चीजों में है तो क्या कि गोलगप्पे खाने हैं, एक बार तो खा सकते हैं महीने में, तो उससे दिक्कत तो नहीं है? खा सकते हैं, एक बार खा सकते हैं। खा सकते हैं, एक और क्योंकि मैं खुद भी खाता हूँ। हाँ सर, इतना बाकी हम एक्सरसाइज कर लेंगे, बट हाँ, क्योंकि ठीक है। ये इतना कंट्रोल भी कई हाँ, बार ऐसे होना होता है कि चाहिए। जो आपने बोला, मेनली अगर है कि लक्ष्य है हाँ, और उनको छोटा छोटा करके अचीव कर रहे तो खुशी देता है। हाँ। सर आपने काफी आप अपने आप को बाकी चीजों में एंगेज किया हुआ है, जैसे तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास समय रहता है इसके अलावा तो आप क्या करते हैं जब आपके पास समय रहता है? तो मेरी अधिकांश लोगों में एक पहचान एक डॉक्टर के रूप में, ठीक है? बिल्कुल। और एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ, मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मरीजों से बातचीत करता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, डायग्नोसिस बनाता हूँ, इलाज करता हूँ। मुझे बहुत आत्मिक संतोष मिलता है। आई लव केयरिंग फॉर माय पेशेंट्स। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग मुझे न केवल एक डॉक्टर के रूप में जानें, बल्कि मेरी 2-3 पहचान और हैं। क्या? मैं वो भी चाहूँगा, मैं एक टीचर भी हूँ। टीचिंग इज़ माय फर्स्ट लव। अभी आप करते हैं सर टीचिंग? अब तो मैं रिटायर हो गया मेडिकल कॉलेज से, लेकिन अभी भी मैं किसी न किसी रूप में पढ़ाता हूँ, या तो ऑनलाइन हो या यूट्यूब के माध्यम से हो। चलिए मैं न्यूरोज्ञान शब्द को 3 बार बोलूँगा। जी। न्यूरोज्ञान नाम से मेरी वेबसाइट है, जी। न्यूरोज्ञान नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जी। और न्यूरोज्ञान नाम से मेरा पॉडकास्ट चैनल है। जी। तो मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और उसके अंदर मैं प्रयोग करता रहता हूँ, अलग-अलग विधियों से पढ़ाता रहता हूँ, और मैं अपने आप को डबली ब्लेस्ड मानता हूँ। डबल ब्लेस, दोहरे आशीर्वाद। एक आशीर्वाद मुझे मेरे मरीजों से मिलते हैं और दूसरे आशीर्वाद मुझे मेरे छात्रों से मिलते हैं। तो ये मेरी पहचान है। एक और पहचान है जो अब मेरी विकसित हो रही थी तो पहले से, और वो है लेखक के रूप में। तो पिछले कुछ वर्षों में मैंने लेखन को समय देना ज़्यादा शुरू तो किया आप है। बुक्स लिखते हैं? तो मैं लेख लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ, अच्छा। ब्लॉग लिखता अच्छा, हूँ, ब्लॉग लिखते हैं। और हेल्थ एजुकेशन पे लिखता हूँ। हिंदी में स्वास्थ्य साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी को बढ़ावा देने का काम करता हूँ। किताबें भी लिख रहा हूँ। मैं मेडिकल कहानियाँ लिखता हूँ, अच्छा। जो मेरे मरीजों की बीमारियों पर आधारित हैं, जिसमें थोड़ी हकीकत है, थोड़ा फसाना है, थोड़ी फिक्शन है, थोड़ा नॉन फिक्शन है। उस बहाने में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में लोगों को थोड़ा ज्ञान देता हूँ। उसमें पात्रों की कहानी जुड़ जाती है। वो कहानी संग्रह कुछ समय बाद प्रकाशित होगा, मेरी मेडिकल कथाओं का। और मैं हिंदी के लिए काम करता हूँ। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दूं। हिंदी मुझे प्रिय है। मैं हिंदी भाषा में कंटेंट या कलेवर को क्रिएट करना चाहता हूं कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हिंदी में जो आम लोगों को समझ में आए। वो मेरे जीवन के प्रमुख मिशंस में से एक है। अमेजिंग सर, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, मतलब स्पेशली फ्रॉम डॉक्टर तो एक की लेखक के रूप में मैं हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना चाहता हूँ, मेरे विषय के अंदर, न्यूरोलॉजी में भी और विज्ञान के अन्य इसकी खास वजह सर कुछ ऐसा हुआ था जब आपने सोचा कि मुझे हिंदी को हिंदी मुझे शुरू से बचपन से प्रिय है, बिकॉज ये बहुत बड़ा हेल्प होगा सोसाइटी के लिए। बहुत सारे तो मध्य प्रदेश शासन ने जब हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने की शुरुआत की, उस सलाहकार समिति का मैं सदस्य हूँ, तो मैं उस काम से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरा लेखक वाली भूमिका हुई। एक तीसरी भूमिका है मेरी रिसर्च की। तो शोध करता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा शोध तो नहीं करी है। मेरे रिसर्च प्रकाशन जिसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपके कितने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक हैं। और उसमें मैं संक्षेप में बताऊंगा कि मेरा रिसर्च का एरिया है वही अफेजिया या वाचाघात, जिसपे भी हमने कुछ मिनट पहले चर्चा की थी। वो मेरा रिसर्च का एरिया, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। और एक आखिरी भूमिका में और बोलना चाहूंगा, वो है एडवोकेट की। एडवोकेट मतलब वकील नहीं। कौन सा एडवोकेट मतलब पैरवीकार। क्या पैरवी का मतलब ये होता है कि मैं एक डॉक्टर के रूप में चिंता करता हूँ, फिक्र करता हूँ इस बात की कि न्यूरोलॉजी विषय की शिक्षा देश में अच्छी हो, उसकी जो ट्रेनिंग कोर्सेस हैं वो देश में अच्छे चले। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो जगह जगह होने चाहिए वो बेहतर क्वालिटी के हों। न्यूरोलॉजी के मरीजों को बेहतर इलाज मिले, मेडिकल छात्रों को न्यूरोलॉजी की शिक्षा अच्छी मिले, न्यूरोलॉजी से पीड़ित मरीजों को पुनर्वास अच्छा मिले। इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना, उस आवाज उठाने को एडवोकेसी बोलते हैं। और ये आवाज कहाँ उठाना? शासन के सम्मुख,
तो आप उठा चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो स्थानीय अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के लेवल पे हो, वो आवाज उठाने के काम को एडवोकेसी बोलते हैं। और लोगों को एडवोकेट बनाना, एडवोकेट बनने के लिए जागरूक करना, ये काम मैं करता हूं। तो अभी मुझे बड़ी खुशी ये बताते हुए जी। कि भारत सरकार का पहले एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करता था, बाद में नरेंद्र मोदी जी ने उसकी जगह नीति आयोग बनाया। और उस नीति आयोग ने कुछ माह पहले ये निर्णय लिया कि यदि भारत को आने वाले वर्षों पर एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनना है अमृतकाल में, तो देश के लोगों का ब्रेन हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मानसिक ब्रेन मस्तिष्क स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसको लेके नीति आयोग ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, राष्ट्रीय कार्य दल, अभी 2-4 महीने पहले। अच्छा, उसमें आप भी हैं? तो उसमें मैं नहीं हूं, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो दिल्ली में मेरे एक मित्र हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, वो हैं। तो नीति आयोग ने मुझे पिछले हफ्ते आमंत्रित किया, ऑनलाइन मीटिंग, एक राउंड टेबल मीटिंग थी नीति आयोग की। मैंने इंदौर से बोला और उसमें उन्होंने मेरे सुझाव मंगाए कि यदि हमारा ये जो कार्यदल है ये देश के नागरिकों के ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी कार्य योजनाएं बना सकता है, और उसमें एक एडवोकेट के रूप में आप क्या क्या चाहेंगे, उस पर मैंने बोला उसकी लिंक भी मैं शेयर करना चाहूंगा मेरे उस वक्तव्य की। प्लीज सर। तो ये एक एडवोकेट हर डॉक्टर को होना चाहिए अपने मरीजों के हितों के लिए। और इसको लेके एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो मैंने सुझाव दिया राष्ट्रीय नीति आयोग को। क्या सर? वो ये था कि एक तो हमको हेल्थ लिटरेसी के लिए हिंदी में और भारतीय भाषाओं में ढेर सारी मात्रा में कंटेंट बनाना है और उसको अबंडेंटली मात्रा में मुद्रित करके जगह जगह प्रसारित करना है। मीडिया की भाषा में एक फ्रेज आता है, सेचुरेशन लेवल कवरेज, कि आप संतृप्त कर दो, भर दो, सेचुरेशन लेवल कवरेज कर दो। तो हमको ब्रेन हेल्थ के जो मैसेजेस हैं उनको भारतीय भाषाओं में सेचुरेशन के लेवल तक पहुंचाना, ये एडवोकेसी का काम है, वो कंटेंट बनाना। दूसरी चीज जो मैंने बोली वो है पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। ये क्या है सर? मरीज सहायता समूह। अच्छा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। कल्पना कीजिए कि इंदौर में मिर्गी की बीमारी से 10,000 मरीज पीड़ित हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। कोई 1,000 मेरे पास आते हैं, कोई 1,000 किसी अन्य डॉक्टर के पास जाते हैं। इन 10,000 में से अगर 100-500 लोग मिलकर एक संगठन बनाए कि हम सब लोग मिर्गी से पीड़ित हैं और हमारा एक एसोसिएशन है और हम लोग महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, आपस में मित्रता बढ़ाते हैं, अपने सुख दुख का साझा करते हैं। अच्छा तुम्हारा ये इलाज चल रहा है, अच्छा तुमको इतनी तकलीफ है फिर भी तुम इतनी हिम्मत से जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छा तुमको लकवा था, लकवा संगठन बन गया लोगों का। तो अलग अलग बीमारियों को, पार्किंसन का संगठन, डिमेंशिया का संगठन, तो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों के एसोसिएशन बनाना है। ये बात मैंने नीति आयोग को बोली। मैंने कहा कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है उसमें आपने एक उप शाखा है जो विकलांगजनों के पुनर्वास के लिए काम करती है, वो डिपार्टमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता मंत्रालय। ये दोनों मिल के हाथ बटाएं और सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो फायदे देता है वो फायदे आप इन मरीज संगठनों को दीजिए। ये सुझाव मैंने नीति आयोग को दिया कि देश भर के नगर नगर में विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को लेके संगठन बनने को प्रोत्साहित करने का काम सरकार को करना है और उस काम में हम न्यूरोलॉजिस्ट आपकी मदद करेंगे मरीजों को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि मरीजों के संगठन बने तो वो आपस में अपने दुख दर्द का साझा करेंगे और अपने हितों की पैरवी के लिए आवाज उठाएंगे। मिर्गी के मरीजों को 10 तरह की दवाइयां मिलना चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं मिलती, बेचारों को बाहर से खरीदना पड़ती है। तो अगर ये मिल के आवाज उठाएंगे तो बजट स्वीकृत होगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसको एडवोकेसी बोलते हैं। वो आप कर रहे हैं? वो मैं कर रहा हूं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको किसी भी तरह की जरूरत है तो आपसे मिल भी सकते हैं? मैं चाहूंगा कि लोग संगठन बनाएं, मैं उनको गाइड करना चाहता हूं, मैं उनको मार्गदर्शन देना चाहता हूं, लेकिन लीडरशिप तो उन्हीं में से निकलना पड़ेगी, मरीजों में से। ये बड़ा दुख होता है मुझे देख के कि जितनी सफलता मिलना चाहिए थी मुझे इस एडवोकेसी में कम मिली है। न जाने क्यों मैं अपने देश के मरीजों को, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को प्रेरित करने में उतना सफल नहीं हो पाया हूं जितना मैं चाहता था। मैं पीछे पड़ा हूं लोगों के। थोड़ी बहुत सफलता मिली है
मिलेगी सर। हाँ, इंदौर में एक अटेक्सिया नाम की रेयर बीमारी है, उसको लेके बहुत अच्छा संगठन है। ये क्या है सर? अटेक्सिया में शरीर में असंतुलन हो जाता है, लेकिन वो क्यों सफल है वो संगठन? क्योंकि उसको लीड करने का नेतृत्व तो मरीज में से निकल के आया है। एक लेडी है स्वस्ति वाघ, उसको खुद को ये बीमारी है और वो काम करती है। मुझे उसके साथ काम करके खुशी होती है। हम और मरीजों को इकट्ठा करते हैं, समय समय पे हम मीटिंग करते हैं उन लोगों के लिए, हम उनके लिए फिजियोथेरेपी के कैंप लगाते हैं, हम उनके लिए डॉक्टरों के लेक्चर आयोजित करते हैं। तो इस तरह की एडवोकेसी को हमें बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि लोगों के मन में स्वास्थ्य, खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, और ये जागरूकता डॉक्टरों के मन में भी होना चाहिए, ताकि वो अपने मरीजों को उस दिशा में प्रवृत्त कर सके। बिल्कुल सर, ये हम करना चाहते हैं। नहीं सर, ये जो आपने हिंदी वाला भी बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा, बिकॉज कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम भी एक बैरियर है। दूसरा जो आपने बोला, ये संगठन बनाना चाहिए, इससे आई थिंक सबसे बड़ा फायदा होगा। जो आपने बोला कि अगर 3 लोगों को बीमारी और एक बोल रहा है मैं इस बीमारी के साथ भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसको विल पावर, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर कर पाएंगे। इसलिए आप ये बनाना चाहते हैं। इसमें जो हमारा भी सहयोग होगा सर, हम जरूर करेंगे और जरूर आई थिंक ये आपका काम पूरा होगा। सर, एक और चीज जानी थी कि जब 1970 में आपने अपना एजुकेशन शुरू किया, तब मेडिकल का जो पैटर्न था और आज का जो मेडिकल का पैटर्न है स्टडी का, वो कितना डिफरेंट है? और इंटरनेट और एआई के आने के बाद क्या ये इजी हुआ है? हाँ, ये छात्रों के लिए मैं हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 50 वर्षों में चिकित्सा विज्ञान में भारी प्रगति हुई है और कई बीमारियां जो पहले क्योरेबल नहीं थी अब क्योरेबल हो गई हैं, उनके इलाज में चीजें निकल आई हैं। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ चिकित्सा शिक्षा की विधियों में भी विकास हुआ है। तो कुल मिला के मैं आशावादी हूँ, पॉजिटिव थिंकर हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज बेहतर हुई हैं। अब ये अलग बात है कि पब्लिक सेक्टर में, शासकीय स्तर में जैसी होना चाहिए उसमें कमियां हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तो मेडिकल के परिदृश्य में चेंज हुआ है। उसका निगेटिव पॉइंट क्या हुआ है? पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने बोला, उसका निगेटिव पॉइंट ये हुआ है कि डॉक्टर लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं और उनकी जो ह्यूमन स्किल है, मानवीय स्किल है, क्लिनिकल स्किल है, वो कुछ हद तक कम होती जा रही है। एक ये निगेटिव पॉइंट है। और एक और निगेटिव पॉइंट है कि आई डोंट नो कितना सही है कि कमर्शियल एंगल बढ़ता जा रहा है। तो पहले के डॉक्टर्स सब दूध के धुले थे या सब सच्चरित्र थे, ऐसा जरूरी नहीं है। और आज के डॉक्टर सब बेईमान है और लूटखोर है और लालची हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को ये परसेप्शन है और हमें भी लगता है कि एक तो उनकी जो ह्यूमन टच वाली चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के कारण कुछ कम हुई है। स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। और तीसरा, इलाज महंगा होता चला जा रहा है, उसमें भी डॉक्टर हमेशा जिम्मेदार नहीं होते, उसके पीछे व्यवस्था जिम्मेदार है, टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। तो ये कुछ परिवर्तन इन 50 सालों में है। उसके अच्छे पहलू भी हैं, बुरे पहलू भी हैं। सर, यदि आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ बैठते हैं आप, कहाँ मिल सकते हैं आपसे? अगर कोई मैं तो अब मरीज कम देख रहा हूँ पहले की तुलना में, कोई मिलना चाहे तो मेरे ऑफिस का, क्लिनिक का जो लैंडलाइन नंबर है उस पर फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और कहीं या विशेष जुपिटर अस्पताल में मैं सप्ताह में 5 दिन 2 घंटे जाता हूँ। तो एक तो मेरी निजी क्लिनिक जो यहाँ चिड़ियाघर रोड पर है और दूसरा विशेष जुपिटर अस्पताल जो 3 इमली चौराहा रिंग रोड पर है। इन दोनों जगह के फोन नंबर पे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। इस अपॉइंटमेंट में कभी कभी 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह का वेटिंग होता है, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं जल्दी देखने की। सर, फाइनली आप कुछ कहना चाहते हैं सर छात्रों के लिए और पेशेंट्स के लिए, सर, इस तरह के न्यूरोलॉजिस्ट मरीजों के लिए? तो मैंने पहले ही कहा कि उनको खुद को शिक्षित करना, अपनी खुद की बीमारी के बारे में उनको नॉलेज, उनके अंदर एक ललक होना चाहिए। ये नहीं कि माई बाप, डॉक्टर मेरा माई बाप है, उसने जो दवा लिख दी, मेरा काम है खाना और काम खत्म। उसके अंदर इच्छा होना चाहिए। और जो आपने गूगल और इंटरनेट की बात बोली, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि अगर मरीज वो पढ़ के आते हैं तो अच्छा है, ठीक है, उसमें वो गलतियां करेंगे, कुछ सोर्सेस उसमें अविश्वसनीय हो सकते हैं और वहां पे हमें उनको गाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ कि लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है और मरीज को अपनी बीमारी के बारे में बात करते आना चाहिए कि मेरे को मिर्गी है, कहीं शर्म की बात नहीं होना चाहिए। लोग पहले छिपाते थे, HIV हो गया, एड्स हो गया, लोग छिपाते थे। छिपाना सबसे गलत चीज है। अपनी बीमारी के बारे में बोलते और बात करते आना चाहिए। ये मरीजों के लिए संदेश है। और दूसरा, आपको अपने जैसे मरीजों के साथ संगठन बनाना है। जहां तक छात्रों का सवाल है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखना है।
और नया नया सदैव सीखना है। एक डॉक्टर की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमारे एस के मुखर्जी साहब से मैं बहुत संपर्क में रहा। वो 90 वर्ष के हो गए थे, तब भी वो सबसे लेटेस्ट जर्नल्स, आप उनसे आप पूछ सकते थे, वो सारे पेपर पढ़ के आते थे, लेटेस्ट पढ़ के आते थे। तो एक डॉक्टर हमेशा छात्र रहेगा, चाहे वो कितना ही वरिष्ठ क्यों ना हो जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लेखक भी बनना है, मरीजों के बारे में लिखना भी है, आपको एडवोकेट भी बनना है। ये सब चीज़ें मैं छात्रों से कहूँगा। थोड़ी बहुत रिसर्च भी करना है। तो ये सारे पहलू हर डॉक्टर के अंदर होना चाहिए। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, वो चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, और वो होता है हमको अपने खोल के बाहर की दुनिया से भी जुड़े रहना चाहिए। तो हम डॉक्टर लोग इतने बिजी हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई इतनी हेवी, इतनी भारी और इतना रटने वाली, रोट लर्निंग वाली हो जाती है कि हमारे ब्लिंकर्स लग जाते हैं, हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। तो हमें हॉबीज रखना चाहिए, हमें ट्रेवलिंग करना चाहिए, हमें संगीत सीखना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, हमें आर्ट पेंटर बनना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो आप अपने विषय के बाहर भी थोड़ा संपर्क रखो, तो आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर डॉक्टर बन पाओगे। थैंक यू सर, आपने आज समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी तो है। दोस्तों, आज हमने बात की देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर से। आज सर ने हमें डिटेल में बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा करें कि डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। आप इन बातों का ध्यान रखिए तो आपको भी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो उसके बाद का भी ध्यान रखिए तो आप वापस स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।